हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेक्स्ट मेथड की तरफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो नेक्स्ट मेथड है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव का नेक्स्ट मेथड आईयूसीडीज, और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो है ओरल पिल्स। आज हम इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या नाम है? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ध्यान से देखो, नाम में ही आंसर छुपा है। इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्राइन मतलब यूट्रस के, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। क्या है? एक डिवाइस। मतलब ये एक डिवाइस है जो कॉन्ट्रासेप्शन कराएगी, मतलब प्रेगनेंसी से रोकेगी, और इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करा जाएगा। तो देखो, सब कुछ उसने अपने आप बोल दिया। एक ऐसी डिवाइस जो कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करी जाएगी, ये प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगी। ये प्लास्टिक या स्टील की बनी होती है और कई बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, ध्यान रहे, ये एक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा वही लगाएगा। यूज़र इसको सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकता। तो आप क्या बताओगे? आईयूसीडीज एक इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, प्रेगनेंसी से बचाएगी, इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कराया जाएगा, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प से। अगर आप चाहें आप खुद करें तो ये पॉसिबल नहीं। बात आती है क्या ये बहुत इफेक्टिव है? जी हाँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन आपको देती है, मतलब प्रेगनेंसी से बचाने में आपको एश्योर करती है। एक बार लगा देते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 3 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए ये काम करती रहती है, लगे। अब यूट्रस में इसको इंसर्ट किया जाएगा। मैं आपको 3 टाइप की आईयूसीडीज पढ़ाऊंगा। फर्स्ट वन नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन आया था यहाँ वाले से, कॉपर आयन का रोल बताइए कॉपर टी में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज, नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज। तो ये 3 टाइप की हो गई। फर्स्ट वन नॉन मेडिकेटेड, सेकंड कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज, एंड थर्ड वन हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज। ये तीनों टाइप की जो आईयूसीडीज हैं ये अलग अलग टाइप की हैं, इनका काम अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल ये प्रेगनेंसी को रोकेंगी। कैसे रोकेंगी वो चीज़ अलग है। देखिए, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल होता है लिपीस लूप। लिपीस लूप किसका एग्जाम्पल है? सीधा सीधा पूछेंगे, नॉन मेडिकेटेड लूप। क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज। तो आपको आंसर देना होगा लिपीस लूप। अगर आपसे पूछे ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से फाइंड आउट कीजिए कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज, तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ठीक है, देखो ये दोनों तो आप समझ जाओगे कॉपर रिलीजिंग है, ये नहीं समझ पाओ। वैसे इसका पूरा नाम होता है मल्टीलोड कॉपर 375, लेकिन कई बार केवल मल्टीलोड 375 ही लिखा होता है। तो हमें पहचानना होगा ये कौन सी टाइप की आईयूसीडीज है। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज LNG-20। LNG की फुल फॉर्म है लेविनॉर्गेस्ट्रल। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे इनमें से हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है, तो आप बताओगे LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। इसके अलावा भी हैं। ठीक है, ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग। एंड लिपीस लूप क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज। अब इनकी फंक्शनिंग देखते हैं। दे प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। क्वेश्चन आता है हाउ, तो आप बताओगे ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को प्रमोट करके, मतलब स्पर्म को खा जाएंगी, स्पर्म को किल कर देंगी, स्पर्म को लाइक नहीं छोड़ेंगी कि वो ओवम तक पहुँचे और वो फर्टिलाइजेशन करे, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव कराए। तो बाय प्रमोटिंग द फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज लाइक कॉपर टी। आपसे पूछे कॉपर टी में कॉपर आयन का रोल क्या है, तो आप बताओगे दीज कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, या फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। कैपेसिटी एबिलिटी कुछ भी लिखा हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आप क्या करोगे? आप बताओगे जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल का जो सीमन है फीमेल की बॉडी में पहुंचता है,
वह सीमन में होते हैं स्पर्म, वो स्पर्म वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। आपको पढ़ाया था, यूट्रस होता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब होती है और उसी फैलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमीट है। तो उस स्पर्म को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है, तो स्पर्म की मोटेलिटी को ये कम कर देगा, मतलब उसकी चलने की कैपेबिलिटी को कम कर देगा, जिससे वो ओवम तक ना पहुंच पाए। दूसरा, उसकी अगर मान लो वो पहुंच भी गया तो वो ओवम से फर्टिलाइज ना कर पाए, तो कॉपर आयन एक तो उसकी स्पीड कम कर देंगे, मतलब मोटेलिटी कम कर देंगे कि वो ओवम तक ना पहुंचे। दूसरा, अगर वो पहुंच जाए तो उसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी ना हो कि वो ओवम से फ्यूज कर पाए। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज, दैट मीन लेविन और गेस्टर या LNG-20। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। ये यूट्रस को इस लायक नहीं छोड़ता कि वहाँ इम्प्लांटेशन हो सके। अब बात आती है इम्प्लांटेशन क्या है। जो एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो यूट्रस की इनर लेयर से अटैच हो जाता है। वो एम्ब्रियो यूट्रस की इनर लेयर से अटैच होता है। प्रोसेस का नाम होता है इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम का अल्ट्रेशन कर देता है। ये क्या करता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम का अल्ट्रेशन कर देता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम उस लायक नहीं रहती कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके, एम्ब्रियो यूट्रस की लेयर से अटैच हो सके। तो आपको क्या याद कर रखना है? मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। मतलब जो सर्विक्स वाला एरिया होता है यूट्रस का, वहाँ पर बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, वो जो सर्विक्स है वो एज अ हॉस्टाइल काम करता है, मतलब वो इसका शत्रु हो जाता है। किसका? स्पर्म का। ये स्पर्म को मारना चाहता है। ठीक, तो दो बातें याद रखेंगे, मेक यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ये कौन करता है? LNG। स्पर्म मोटेलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कौन करता है? कॉपर आयन ऑफ कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड लिपिड्स लोग क्या करते हैं? ये फैगोसाइटर ऑफ स्पर्म को प्रमोट करते हैं। वाई दिस मेथड? दे कैन प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम IUCDs पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ओरल पिल्स। कुछ ये लिखी हैं और दो यहाँ पे लिखी हैं। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओरल पिल्स, पिल मतलब टैबलेट, उसको हम खा रहे हैं तो इसलिए हमने बोल दिया ओरल पिल्स। जो ओरल पिल्स होती है उनकी खास बात समझिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या है? ओरल पिल्स या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बनी होंगी या फिर दोनों की बनी होंगी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। मतलब क्या है? जो ओरल पिल्स होती हैं वो स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं। स्टेरॉइडल समझते हो? मतलब ऐसी पिल जो स्टेरॉइड की बनी है। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल, उस चैप्टर में हमने लिपिड पढ़ा था। लिपिड का टाइप था स्टेरॉइड। तो बच्चों वो जो स्टेरॉइड था, क्या था बच्चों? स्टेरॉइड। तो लिपिड का एक टाइप है स्टेरॉइड और उसी का बना होता है ये हार्मोन, नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो जो ओरल पिल्स हैं स्टेरॉइडल पिल्स हैं, या तो वो केवल प्रोजेस्टेरॉन की बनी होंगी या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों की बनी होंगी। अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंबाइंड पिल, और अगर ये केवल प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है तो इसको हम मिनी पिल कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? तो वहाँ पर 4 वेज दे रखे हैं, 4 तरीके दे रखे होते हैं जिन तरीके से ये प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकते हैं। देखिए कौन से हैं। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन को रोककर। इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन कह दो या कह दो एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन मतलब नो ओव्यूलेशन। अब ये क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ओवरी है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आता है 14th डे पे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में, उसकी हेल्प से, उसके स्टिमुलेशन से, तो उसे हम बोलते थे ओव्यूलेशन। अब देखो, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर नहीं आएगा, और जब तक वो बाहर नहीं आएगा फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, और जब तक फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा तब तक तो उस पर उसका स्पर्म से मिलन हो ही नहीं पाएगा, वो दोनों फ्यूज कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ओव्यूलेशन को रोक कर ये क्या करना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी को रोक दें। ये कह रहे हैं हम सेकेंडरी oocyte को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाने ही नहीं देंगे। आओ स्पर्म कितने आओगे?
आ जाओ स्पर्म आएगा लेकिन उसको मिलेगा ही नहीं ओवम, तो फ्यूज़ करेगा नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक तो मेथड है ओव्यूलेशन को रोककर, यानी कि एन ओव्यूलेशन। दूसरा जो अभी पीछे बताया था, अल्ट्रेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम, मतलब यूट्रस की एंडोमेट्रियम का रूप बदल देगा। उससे क्या होगा, यूट्रस बिकम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस कैपेबल नहीं रहेगा। इसको आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जैसे ये यूट्रस है, इस तरह से, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था। यूट्रस की इनर लेयर होती है ये, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है इसी से एम्ब्रियो अटैच होता है, लेकिन ये इसको कैपेबल नहीं छोड़ता कि इस एंडोमेट्रियम से एम्ब्रियो अटैच हो सके, तभी तो लिखा है बिकम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन व्हाट यूट्रस। तो दो मेथड हो गए। थर्ड क्या है, ये जो सर्विक्स वाला एरिया है, यूट्रस का ये वाला पार्ट है, इसे सर्विक्स कहते हैं। यहाँ से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है, उसे वेजाइना कहते हैं, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे सर्विक्स और वेजाइना, इन दोनों को कंबाइंड रूप से बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि यहीं से बेबी बाहर आता है। तो ये क्या करते हैं, सर्वाइवल म्यूकस को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये स्पर्म को अंदर आने नहीं देगा, ये स्पर्म के आने के रास्ते को रोक देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा कि तुम स्पर्म आओ। तो दो काम कर सकता है, एक तो तीन काम हो गए, एक तो ओव्यूलेशन को रोक दें, दूसरा एंडोमेट्रियम को लाइक ना छोड़ें कि इम्प्लांटेशन हो सके, और थर्ड वन मैंने बताया कि सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर दे, उसको इम्पेयर कर दे कि वो स्पर्म के पैसेज को ब्लॉक कर दे, आने ना दे। तो वही लिखा है, चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, इम्पेयरिंग इट, क्या करेगा, इम्पेयरिंग इट्स एबिलिटी टू अलाउ पैसेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, मतलब इसको इस लाइक छोड़ेगा ही नहीं कि यहाँ से स्पर्म अंदर आ सके। तो एक तो स्पर्म के अंदर आने को रोक सकता है, दूसरा अगर स्पर्म आ जाए तो इसको एंडोमेट्रियम को इस लाइक ही नहीं छोड़ेगा कि वहाँ इम्प्लांटेशन हो सके। दूसरा ये हो गया। अब फोर्थ वाला, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ ओवरी होती है, इस तरह से ये जुड़ी होती है, यहाँ पर होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को एक जगह पर पहुँचाना होता है जिसका नाम होता है एम्पुला, और इसी को बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियर करूंगा। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte को एम्पुला वाली जगह पे पहुंचना होता है जिससे स्पर्म उससे फ्यूज कर सके। क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप बताओगे एम्पुला। हाँ, पहले जब मतलब 2 साल पहले तक एनसीईआरटी में लिखा था एम्पुलरी इस्थमस रीजन, तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो चेंज कर लिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर सबको चेंज हो गया है, तो पहले आंसर हुआ करता था एम्पुलरी इस्थमस रीजन, बट आज एम्पुला आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो आप क्या बताओगे, एम्पुला वो प्लेस है जहाँ पर स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, मतलब ज़ाइगोट बन जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में जब ये सेकेंडरी oocyte पहुँचता है तो उसका आगे मूवमेंट कराया जाता है। वो कैसे होता है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो पाता है। तो ये क्या कर रहा है, इन्वेशन ऑफ मोटेलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी को कम करेगा, और वो जो सिक्रीशन रिलीज करता है उसको भी कम कर देगी ये ओरल पिल्स। तो देयर आर 4 वेज, ठीक है, बाय विच ओरल पिल कैन प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी। फर्स्ट वन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करके। सेकेंड वन, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को चेंज करके जिससे कि वहाँ इम्प्लांटेशन ना हो पाए। थर्ड, सर्वाइकल म्यूकस को इस तरह से कर दे कि अंदर स्पर्म ना आ पाए। फोर्थ, फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी और सिक्रेटरी एक्टिविटी को कम करके। तो दीज आर द 4 मेथड्स थ्रू विच ओरल पिल्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे, एक है कंबाइंड पिल, एक है मिनी पिल। अभी अभी मैंने बताया है जो ओरल पिल्स होती हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बनी होती हैं, या फिर केवल प्रोजेस्टेरॉन की। अगर दोनों की बनी है तो कंबाइंड पिल है, तो आप लिख सकते हैं दीज कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, माला डी, माला एल, माला एन, ये कई सारे टाइप की होती है, तो फिलहाल आप माला डी याद कर लें, माला डी इसका एग्जाम्पल है, और बाकी तो मिनी पिल के नाम से ही जानी जाती है। ये करते क्या है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एक है हार्मोन एलएच। क्लास 11th में
एक चैप्टर था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लास्ट चैप्टर था, वहाँ पर आपने सारे हार्मोन सुने थे। तो मैं अब आपको बताता हूँ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल की ओवरी में सेकेंडरी oocyte के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब मिलके काम करते हैं। ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल पाती है वो इन्हीं की वजह से चल पाती है, ठीक। अब समझना ध्यान से, एक हार्मोन होता है FSH, एक होता है LH, पूरा नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, उसका जो आगे वाला लोब होता है एंटीरियर लोब, वो ये हार्मोन बनाता है, दोनों FSH एंड LH। FSH क्या करता है, फॉलिकल्स को डेवलप कराता है, LH ओव्यूलेशन कराता है। दो बातें सुनिए, एक FSH क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, और LH क्या करता है, ओव्यूलेशन कराता है। मैं इसको थोड़ा सा बना के बताता हूँ, चलिए एक सेकेंड आप दीजिए मुझे, मैं अभी बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इस तरह से मैं आपके समझने के लिए एक ओवरी बना दे रहा हूँ। यहाँ पर प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte बदल जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल बदल जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल बदल जाता है टर्शरी फॉलिकल में, और फाइनली बन जाता है MGF। क्या बन जाता है, MGF, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। तो प्राइमरी oocyte से बना प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और फाइनली MGF। तो यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है वो FSH की हेल्प से होता है। फिर ये बाहर आता है, तो इस प्रोसेस का नाम, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है MGF से और ओवरी से, प्रोसेस का नाम बताया था ओव्यूलेशन, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये मैंने बताया था। फिर आप एक दो बातें और सुन लीजिए, जो MGF है इसकी आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है थीका। क्या नाम होता है बच्चों, थीका। फिर से सुनो मेरी बात, जो MGF है इसकी आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है थीका, जिसकी 2 सरफेस होती हैं, बाहर वाली सरफेस एक्सटर्ना और अंदर वाली सरफेस इंटरना, और इंटरना एस्ट्रोजन बनाती है। इसके अलावा इसी ओवरी में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये 11th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन जब हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, उसके बाद इसी ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम भी बनता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बनाएगा, जैसे थीका का इनर पार्ट था इंटरना, वो एस्ट्रोजन बना रहा था, ऐसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये बनाता है। यही वाले जो लिखे, मैंने जल्दी में स्पेलिंग लिख दी, समझ जाओगे आप। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन कौन बना रहे, कॉर्पस ल्यूटियम। MGF की इनर लेयर होती है, वो आउटर लेयर होती है थीका, जिसकी इनर सरफेस थीका इंटरना, वो भी एस्ट्रोजन बनाती है। अब इनके बारे में समझो, अभी बताया था यूट्रस की इनर लेयर का नाम एंडोमेट्रियम। क्या बताया था, फिर सुनो, फीमेल के यूट्रस की इनर लेयर का नाम एस्ट्रोजन। अब बेटा वो जो, सॉरी एस्ट्रोजन नहीं, एंडोमेट्रियम, मैं फिर से बोलता हूँ, यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम को बनाने की जिम्मेदारी किसकी, एस्ट्रोजन की, और उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी, प्रोजेस्टेरॉन की। अब यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है, एंडोमेट्रियम कौन बनाएगा, यूट्रस की, एस्ट्रोजन, मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और ये मेंटेन से ही क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरॉन। और बच्चों जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ध्यान से सुनिए, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहेंगे, आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। फिर पूछेंगे क्यों कहेगा, तो आप बताओगे बिकॉज इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, इसीलिए हम कहेंगे इसे प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों मेंटेन रखेगा, अब ये बात आई। देखो
अगर यूट्रस है, ये यूट्रस है, मैं फिर से बना देता हूँ यूट्रस क्या जा रहा है, देखो इस तरह से हम बनाएंगे यूट्रस, ये यहाँ पे यूट्रस की ये इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, यहाँ से एम्ब्रियो अटैच होता है, क्या अटैच होता है, एम्ब्रियो। ठीक, ये एम्ब्रियो है। अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो ये टूट जाएगी, टूट जाएगी तो एम्ब्रियो जुड़ेगा कैसे भाई, हमारे घर में रूम होता है, रूम में रूफ होती है, छत लिंटर पड़ा होता है, उससे पंखा लटक रहा है, अब तुम छत का लिंटर हटा दो, क्या करो, छत का लिंटर हटा दो और अब कहो पंखा लटकने दो, कैसे लटक जाएगा भाई, हमारा जो फैन है लिंटर से अटका हुआ है, लिंटर हटा दोगे तो फैन भी उड़ जाएगा। वैसे ही है, एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम से जुड़ा है, एंडोमेट्रियम नहीं रहेगी तो एम्ब्रियो भी तो बाहर चला जाएगा। जैसे मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज में क्या होता है, यूट्रस मिस कर देता है कैरी करना, मतलब मिसकैरेज का मतलब क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम का क्या काम है, एम्ब्रियो को कैरी करके रखना, अब वो टूट गई तो एम्ब्रियो भी तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मिसकैरेज होता है ये। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फिलहाल अभी हम अपने पॉइंट से ना भटकते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आपको बता दूं, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना इसका काम है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको बनाता है। तो एंडोमेट्रियम बनाएगा कौन, एस्ट्रोजन। मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। क्यों मेंटेन करेगा, क्योंकि इसी के मेंटेन रहने पर प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, एम्ब्रियो इससे अटैच रहेगा, और इसीलिए इसे बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। आंसर समझ में आ गया। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है बताओ, तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरोन। क्यों है, क्योंकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख के क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए क्या बोले, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब वैसे तो ये चारों एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों का डोज ज़्यादा हो जाए, अब वो डोज ज़्यादा कैसे हो रहा है, आप ओरल पिल खा रहे हो, उसमें ये हार्मोन है, आपने इसका डोज ज़्यादा कर दिया, जब डोज ज़्यादा हो जाएगा तब वो नेगेटिव करेगा। जैसे आप खाना खाते हो, वो आपको सपोर्ट करेगा, खाना खाओगे एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे काम आप कर पाओगे, लेकिन अगर वही खाना ओवरडोज हो जाए तो आपको वॉमिटिंग होगी, आप बीमार हो जाओगे और समस्याएं होने लगेंगी। तो वही चीज़ें, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें चाहिए, वो हमारी बॉडी खुद बना रही है, लेकिन हम ओरल पिल की फॉर्म में अगर इसको एक्स्ट्रा लेंगे तो बेटा इसका क्या इशू आएगा, एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन, देखिए उल्टा लिख दिया है, इसको ठीक करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन LH को और एस्ट्रोजन FSH को सप्रेस करता है। तो ये करेक्शन है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन मेंटेन रखेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसको सप्रेस करेगा, LH, और एस्ट्रोजन किसको कम करेगा, FSH को। उससे क्या होगा, अगर FSH सप्रेस हो गया तो MGF नहीं बनेगा, और LH सप्रेस हो गया तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। अभी बताया था FSH क्या करता है, MGF तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेवलपमेंट कौन करा रहा है, FSH, और ओव्यूलेशन कौन करा रहा है, LH। ठीक, तो FSH नहीं होगा तो ये MGF नहीं बनेगा, LH नहीं होगा तो ये ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इन दोनों हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से ये दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं, तो इनका जो काम है वो नहीं हो पाएगा, मतलब एन ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, एन ओव्यूलेशन, मैं लिख देता हूँ, एन ओव्यूलेशन का इशू आएगा, मतलब नो ओव्यूलेशन, ना ओव्यूलेशन होगा, ना ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और ना प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो आपसे पूछें कंबाइंड पिल क्या कैसी है, तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों की बनी है, माला डी इसको कहते हैं, ये LH को और ये FSH को सप्रेस करके एन ओव्यूलेशन कॉज करता है, मतलब प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। कैसे, नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं इसको लेते कैसे, आप बताओगे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लेना आप शुरू करेंगे, कब तक, टोटल 21 डेज के लिए। ठीक है, मतलब 5th डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, उसके 5th डे से आप इसको लेना शुरू करेंगे, इस पिल को, कंबाइंड पिल माला डी की बात हो रही है। 21 डेज लेनी है आपको पूरी साइकिल के दौरान, मतलब पर मंथ 21 डेज तक ये दवा लेनी है। कब से स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करेंगे, कब तक चलेगा, 25th। तो देखो 5th से 25th काउंट कर लो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 21 22 23 24 25 25, तो हो गए तुम्हारे 21 डेज
कितने डेज हो गए बच्चों? 21 डेज। आप कैलकुलेट करके देख लो तो आप क्या बताओगे? ये दवा 21 डेज खाई जाती है। लेना कब से स्टार्ट करेंगे? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। कब तक लेंगे? जब तक 25th डे ना आ जाए, मतलब टोटल 21 दिन तक हम लेंगे। उसके बाद आप 7 डेज का ब्रेक लेंगे। 7 डेज तक कोई दवा नहीं खाएंगे, मतलब मालाडी नहीं खाएंगे। हाँ, उन 7 डेज में डॉक्टर प्रेफर करता है कि आप आयरन पिल्स ले सकते हैं, आयरन की टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि फीमेल में जो ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल फेज में, उसमें ब्लड की लॉस की वजह से आयरन की कमी हो जाती है। उस आयरन की कमी को फुलफिल करने के लिए डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि पर्सन आयरन टैबलेट्स ले। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे मिनी पिल्स की। ये दोनों की बनी थी, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की है। इसको रेगुलर पिल कहते हैं, मतलब इसे आपको डेली खाना है। अच्छा, कब तक खानी होती हैं? जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते। आप जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो आपको खानी, ये 21 दिन के लिए, और ये डेली खाई जाती है। इसके अलावा एक और है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है ये। ठीक है, क्या है? नाम है सहेली। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं लिख दिए हैं। ये कैसी नॉन स्टेरॉइडल पिल है, जैसे ये स्टेरॉइड हार्मोन की बनी थी, ये नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन की बनी है। ठीक, इसे बोलते हैं वंस अ वीक पिल, मतलब हफ्ते में केवल एक ही खानी है। जब फीमेल कभी भी इसको लेना शुरू करेगी, इनिशियल डेज में इसको 2 बार लेनी पड़ेगी। कब तक? 3 महीने तक। ठीक है, इनिशियली इसे ट्वाइस अ वीक लेनी होती है। इनिशियली इसे ट्वाइस अ वीक लेनी होती है फॉर द डोज ऑफ 3 मंथ। मतलब कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी से बचना चाहती है और वो सहेली का इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसको शुरुआत में 2 पिल्स लेनी होंगी 1 वीक में 2 पिल्स लेनी होंगी। कब तक? 3 मंथ तक। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू रखना चाहती है इसको, तो हफ्ते में 1 पिल से भी काम चल जाएगा। इसीलिए इसको वंस अ वीक पिल भी कहते हैं। सेम वही है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहते तब तक हफ्ते में 1 पिल खाते रहो। अच्छा, इसको कहाँ डेवलप किया गया था, ये क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे इट इज वॉज डेवलप्ड इन CDRI लखनऊ। लखनऊ में एक है CDRI की फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं, आप खुद लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है, वहाँ बनाई थी। ये क्वेश्चन आया है, या डायरेक्ट पूछ लेंगे नॉन स्टेरॉइडल पिल कौन सी है या वंस अ वीक पिल कौन सी है। लास्ट, इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल का मतलब क्या है? अगर कोई कपल है, वो नहीं चाहते उनके बेबी हो, और वो बेबी प्लान करना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, मतलब उन्होंने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया, ये बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी इस्तेमाल नहीं किया, सेक्स कर चुके हैं वो, एंड दे फील कि हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो उस डाउट से बचने के लिए विद इन 72 आवर्स, मैक्सिमम पीरियड बोला हूँ, मैक्सिमम 72 आवर्स से पहले ही उनको पिल लेनी पड़ेगी। ये इमरजेंसी पिल है। कब इस्तेमाल होती है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में, या सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, मतलब अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो वो भी इस इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, ये 1 टाइम पिल है, इसको एक ही बार लिया जाता है, बट अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक, ये ध्यान रहे। इमरजेंसी पिल कब ली जाती है? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, गलती से हो गया है, या फिर रेप हुआ है और प्रेगनेंसी के चांस लग रहे हैं, तो ये पिल एक ही बार ली जाएगी, और इससे उम्मीद करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। उम्मीद क्या, एक अच्छी इफेक्टिव है। आपने नाम भी सुने होंगे, टीवी पर ऐड आता है, अनवांटेड 72, क्योंकि 72 आवर्स से पहले लेनी है। फिर एक आपने सुनी होगी आई पिल। दीज आर द इमरजेंसी पिल, ट्रीटमेंट फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट, या आप ओरल पिल्स लेते थे लेकिन आप मिस कर चुके हैं, आपने कुछ दिनों से ओरल पिल नहीं लिया, तो आपको डर लग रहा है कि प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा IUCDs, उसके अलावा ओरल पिल्स। इसके अलावा अभी बहुत सारे बच्चे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अभी तक हम केवल 5 मेथड पढ़ चुके हैं। मैंने आपको और भी बताए थे, इनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।